हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 का हम यहां पर रिवीजन करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जो आंसर लिखते हैं तो गाइड से उतारते हैं या गाइड का आंसर यूज करते हैं। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूं बच्चों, ये मेरी राइटिंग नहीं है, आप लोगों को पता होगा। लगभग 4 से 5 पेज 8 पेज लिखना होता है तो टिक लगा दिया जाता है। अब हाँ, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, मैं अपने भाषा में इसको समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपसे बनेगा। रिवीजन में ऐसे ही कराया जा सकता है कि उत्तर हम डायरेक्ट, अब हम यदि डायरेक्ट उत्तर लिखकर आपको समझाएं तो ये जो हम आपको 20 मिनट में समझाने वाले हैं वो आपको 1.5 घंटा लगेगा। और 1.5 घंटा में एग्जाम के टाइम पे हम पॉसिबल नहीं है कि आपको हम इतना समय दे सकें या कि आपके पास इतना समय कि 1.5 घंटा में आप 15 क्वेश्चन करो। हम ये सोचते हैं कि 15-20 क्वेश्चन यदि हो गया है तो 15-20 मिनट समय में आपका रिविजन हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। जिसको भी अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज आप लोग पढ़ते चलो। मेन समझने की बात हो जाती है कि क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को हम कैसे समझें। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है अनुगमन वेग की परिभाषा और धारा घनत्व की परिभाषा। अनुगमन वेग क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए एक हमारे पास चालक है और चालक में हम क्या करते हैं, यहां से देखिए एक हमने सेल जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया प्लस और इधर माइनस। ठीक है, एक कुंजी लगा दिया। जैसे हमने धारा बहाया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहने लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बहने से बच्चों इसमें धारा बहती है और इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। क्या? औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, जैसे हमारा ये मान लीजिए बैटरी है, इससे विद्युत क्षेत्र इस पर लगाया गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, गति करेगा। हर इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं एक वेग होगा, तो इन जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका औसत वेग जो है वो कहलाएगा अनुगमन वेग। क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आपका दूसरा परिभाषा लिखना है धारा घनत्व की परिभाषा। धारा घनत्व, घनत्व क्या कहलाता है? एकांक द्रव्यमान में एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की संख्या, तो ये आपका धारा घनत्व। तो धारा के लिए हम बात करेंगे कि एकांक क्षेत्रफल में कितना धारा बह रहा है, यानी इकाई समय में एकांक परिच्छेद से कितना धारा बह रहा है, वो उसका धारा घनत्व कहलाता है। जैसे हम घनत्व की परिभाषा देखते हैं, यदि हम किसी भी भौतिक राशि के लिए घनत्व की बात करें, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व की परिभाषा यदि देखें तो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब आयतन का मतलब ये होता है कि एरिया में कितना पदार्थ की मात्रा है। उसी प्रकार एक चालक पदार्थ है, उस चालक में ये कहा गया कि इकाई समय में उसके इकाई क्षेत्रफल पर कितना यहां से धारा बह रहा है, यानी इकाई समय अर्थात 1 सेकेंड मान सकते हैं, इकाई क्षेत्रफल में से कितना धारा बह रहा है, प्रति सेकंड कितना धारा बह रहा है, उसका धारा घनत्व कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? ओम का नियम लागू होने के लिए क्या अनिवार्यता है? देखो, ओम का नियम सभी चालक के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि भाई साहब केवल धात्विक चालक में ही ओम का नियम लग सकता है जिसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। सिंपल है। ठीक है, हमने ओम का नियम भी कराया है। ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन आंसर कराने का तात्पर्य है हम तो चाहें कि भाई क्वेश्चन लिख दें और क्वेश्चन में बस क्वेश्चन को हमें और आसान हो जाएगा, क्वेश्चन को समझा दें। लेकिन ये आंसर है तो आप लोग ये है कि लिख तो सकते हो ना आप लोग, ये चीज होता है। 2 परिस्थितियां लिखी हैं जिनमें ओम का नियम लागू ना हो। भाई लंबाई में यदि परिवर्तन हो जाए तो ओम का नियम लागू नहीं होगा, ताप में यदि परिवर्तन हो जाए तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, जिसमें ओम का नियम लागू ना हो वो चीज लिखना है। ओम का नियम लागू हो वो चीज नहीं जिसमें ओम का नियम लागू ना हो। तो लंबाई में परिवर्तन होगा, इसमें ओम का नियम लागू नहीं है। ताप में परिवर्तन, इसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। यदि ताप में परिवर्तन ना हो, लंबाई में परिवर्तन ना हो, तब वो ओम का नियम का पालन करेगा। ये चीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन हो, तार या चालक तार के ताप में परिवर्तन हो तो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। आगे देखो बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए एवं इनका विमीय सूत्र तथा मात्रक लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो बराबर होता है बच्चों RA/L। ठीक है, अब यदि इकाई क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए, लंबाई भी इकाई है 1, तब जो रो बराबर R हो गया। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध के ही बराबर है, लेकिन वो किसके प्रतिरोध के बराबर हो, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब लंबाई इकाई हो जाए, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई हो, तब उस पर कितना प्रतिरोध है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मात्रक भी मैं निकाल कर बता दूंगा कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो और एकांक लंबाई हो, तब उसमें जितना प्रतिरोध होगा उसका वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इसी से हम मात्रक निकाल सकते हैं बच्चों, जैसे आर का मात्रक ओम, ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटा लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर काट दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, ओम मीटर। कितना हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक, बिंबी सूत्र ml स्क्वायर टी पावर -3 1 पावर -2। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक ही धातु के समान लंबाई के किंतु विभिन्न व्यास के दो तार दिए जाते हैं। लंबाई समान है, व्यास भिन्न है, यानी क्षेत्रफल भी भिन्न है। किसका प्रतिरोध अधिक होगा? भाई पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होता है। ध्यान रखिए, प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होगा। यदि तार मोटा है क्षेत्रफल अधिक है, तार मोटा है तो क्षेत्रफल अधिक है। समझने की कोशिश करें, लंबाई तो समान है तो भाई तार यदि मोटा है, तार यदि मोटा है तो क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। और क्षेत्रफल जब आपका अधिक हो जाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, सिंपल है। इसलिए पतले तार में क्षेत्रफल कम होगा तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक, और यदि विशिष्ट प्रतिरोध की बात की जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध दोनों के समान होंगे, क्योंकि दोनों धातु के बने होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक की चालकता को परिभाषित कीजिए। भाई चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, सिंपल है। चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। जिस चालकता के यदि मात्रक पूछा जाए तो मोहो या साइमन होता है। रिवीजन क्लास कर रहे हैं हम, ये ना हो सोच रहे कि भी आपके 6 महीने बचे हैं तो आप लोग विधि बता, हम रिवीजन फास्ट रिवीजन करेंगे बच्चों। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बटे आवेश बटा समय, समय के साथ कितना आवेश बहेगा वो विद्युत धारा कहलाएगा, जो कि एक अदिश राशि है, जो भी पूछा जाता है। और भाई मात्रक एम्पियर है, धारा का मात्रक एम्पियर है। क्वेश्चन क्या पूछा है? सदिश या अदिश, तो अदिश राशि है। मात्रक यदि पूछा जाता है तो एम्पियर है। ठीक है, और आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन आप देखते चलो, ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार के इंजन को चालू करना आसान होता है। अरे ठंडे में भैया ठंडा रहता है, आंतरिक ऊर्जा उसकी अधिक हो जाती है, वो सॉरी आंतरिक ऊर्जा नहीं, क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाता है। और गर्म दिनों में आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इसलिए जल्दी मतलब चालू हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कि ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, अधिक होगा भाई तो अधिक ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा लेगी। और गर्मी के दिनों में बैटरी में धारा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध यदि अधिक है तो भाई ज़्यादा मात्रा में एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए ठंडी में थोड़ा सा आसानी से चालू नहीं होता, गर्मी में आसानी से चालू हो जाता है। ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए, 2 सीमाएं। भाई ओम का नियम अभी आपने पढ़ा, ओम का नियम सबको पता है कि केवल धात्विक चालक के लिए ओम का नियम सत्य है, और लंबाई या ताप आदि भौतिक परिवर्तन ना हो, सिंपल है। किरचॉफ के वोल्टता का नियम, भाई पहला नियम तो यह है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। किरचॉफ का जो एक नियम होता है, पहला नियम, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, और ये वोल्टता नियम है। वोल्टता नियम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए परिपथ है, ठीक है ना, परिपथ में हम कई सारे सेल जोड़ दें, जैसे मान लीजिए एक सेल यहाँ पे जोड़ दिए, एक सेल यहाँ पे जोड़ दिए, और इसका परिणामी, इस प्रकार से भी तो जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बोला गया है इसमें कि यदि बंद परिपथ हमारा एक ये बन गया, एक ही हमारा 2 बंद परिपथ है, तो बंद परिपथ जितना है उसमें प्रवाहित धारा और उसके प्रतिरोध का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग, जितना भी हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए परिपथ बनेगा, बंद परिपथ 1 2 3 4, जितना भी परिपथ बंद परिपथ बनेगा, तो उसमें धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग उसमें विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। मतलब उनका विद्युत वाहक बल कितना है, उनके योग के बराबर होगा। क्या बोला गया कि जितना भी बंद परिपथ है उनके विभिन्न भागों में प्रवाहित विद्युत धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। क्या बोला गया? प्रवाहित धारा, क्या बच्चों, प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के, यहां पर देखो जरा, ये हमारा क्या है, एक बंद परिपथ है, इसमें प्रवाहित धारा प्रतिरोध जितने भी होगी उन सबका योगफल उसके परिणामी विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, या कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही चीज बोला गया। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस लगाने पर घर के जल रहे अन्य बल्बों की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है? देखो हीटर जो होता है, हीटर समांतर क्रम में जोड़ते हैं, सिंपल, सारे परिपथ हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं क्रम से। अब जब हीटर हम लगाते हैं तो उसमें उच्च धारा लिया जाता है, मतलब विभव का पतन हो जाता है। भाई हम हीटर लगाएंगे, अधिक धारा की आवश्यकता होगी, वो ज्यादा मात्रा में धारा लेगा, तो उसमें विभव की क्या होगी, पतन होगी। ठीक है, जिससे भाई अन्य जो बल्ब हैं, बल्ब के 2 सिरे होंगे,
उनके विभवांतर में कमी आएगी और रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है। बस इतना ही है कि जैसे हम घर के सभी उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं, समांतर क्रम में लगे रहते हैं। विद्युत हीटर को हम जोड़ देते हैं। अब हीटर क्या होता है, अधिक मात्रा में धारा लेता है, जिससे विभव का पतन हो जाता है। और विभव का जब पतन हो गया तो भाई साहब जो बल्ब का दो भाग है, मतलब दो सिरे हैं, उनके बीच जो विभवांतर है थोड़ा सा कम हो जाता है। सिंपल है, जिससे रोशनी कम हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। भाई लंबाई, प्रतिरोध किस किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्यास बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। और तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे, यदि आपको बताया क्या, मैं सब कुछ क्लासेस लिया हूं, पूरा विधिवत पढ़ाया हूं कि भाई यदि आप ताप बढ़ाओगे टक्कर बढ़ेगा। टक्कर बढ़ा मतलब अवरोध ज्यादा हुआ, प्रतिरोध बढ़ गया। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक तो यही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओम का नियम देख लो कि यदि किसी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, जैसे लंबाई ताप में, तो उनके सिरों पर प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करेंगे, हाँ वो चालक तार की लंबाई में परिवर्तन ना हो। पता चला हमने धारा प्रवाहित कर दिया तो गर्म होकर के 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। ऐसा भी ना हो कि 200 डिग्री सेल्सियस, गर्म ना होना चाहिए। और साथ में उसके आकार में परिवर्तन ना हो, लंबाई में परिवर्तन ना हो। तब जो उसमें बहने वाली धारा है सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ गए भाई। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, किसी प्रकार से भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो, भौतिक अवस्था में यानी धारा बहा रहे हैं, तो हम देखें कि उसकी लंबाई ही ना बढ़ जाए, तापमान में गर्म ना हो जाए, तापमान में वृद्धि ना हो जाए, तब उनके उस परिपथ में बहने वाली जो धारा है उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि विभवांतर भी है, धारा आई है, तो भी अनुक्रमानुपाती आई हो जाएगा। ये बच्चों हम समझाने की कोशिश करते हैं, चेष्टा ये करते हैं कि आपको रट्टा ना पड़े। आप लोग ये रटोगी ना तो 4 घंटा भी लग सकता है। एक बार आप रिवाइज तो करो, फास्ट रिवीजन। फास्ट रिवीजन का मतलब होता है कि भाई कम समय में ज्यादा चीज पढ़ो। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।